Hello and welcome to Examshala. Today in this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 20th of September 2021. So let's get started. Now moving on to the first very article important, that is city to recover. Basically this article is focused on urbanization. शहरीकरण अर्बनाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है और बता रहे हैं हमारे जो राजीव महर्षि जी पहले फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं. इवन ही हैज़ बीन द चीफ secretary in the home department also and urban development also. Now he has become the CAG also. So he is discussing very important article regarding how this COVID-19 opportunity is going to make urbanization a valid role for reducing poverty. होता यह है कि भारत में आप देखेंगे कि शहरों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है और लोग गाँव से शहरों की तरफ पिछले 10-15 साल में एक भारी जनसंख्या गांव से शहरों की तरफ आ रही है, जिससे हो ये रहा है कि गांव में जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है और शहरों पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है. एंड दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. एक जो रूरल लेवल पर गाँव पर जो पॉवर्टी है वो तो है ही, उसके अलावा शहरों में भी बोझ बढ़ने की वजह से पॉवर्टी एंड एज वेल एज पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग विच इज़ नाइदर सस्टेनेबल नॉर इक्विटेबल. और इसीलिए कोविड-19 ने हमें ये मौका दिया है कि किस तरह से हम रूरल एरियाज़ में इन चीज़ों को, शहर जो बेसिकली अर्बन एरिया है इज़ बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि वहाँ पर मोबिलिटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी है, गवर्नेंस कैसी है. अगर ये सारी चीज़ें हम रूरल लेवल तक पहुँचा दें तो जो माइग्रेशन है, आउट माइग्रेशन को हम बहुत हद तक रोक सकेंगे और जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो इक्विटेबल होगा. इस पे ये चीज़ें डिपेंडेंट है. That is basically related to the paper 2 of the GS section, that is poverty, employment, development, planning. उससे किस तरह से we can have a sustainable urbanization, यानी कि ऐसा urbanization, ऐसी cities बनानी है जो कि sustainable भी हो, long run भी चले and after all they will be equitable, यानी कि equitable विकास हो. So equitability should also be continued in that particular manner and so we have to focus on this. And that is why he is saying कि last year during the first lockdown, जो पहला जब लॉकडाउन लगा तो एक large chunk of we seen disturbing images of migrants going back from city to the rural areas, that is the out migration. But even after some time they again came back, यानी कि उनकी जो नीड्स है वो रूरल एरियाज़ में पूरी नहीं हो रही हैं. एंड दैट इज़ वाई जो सिटीज़ को छोड़ कर गए थे वो वापस आ गए, क्योंकि वो एक रूरल एरियाज़ में इवन द सिटीज़ ने उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट विलिंग टू लिव इन द रूरल एरिया इन द विलेजेस. वाई? बिकॉज देयर इज़ ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटीज़. और इसी का एक एस्टिमेट लगाया गया कि भारत में जो एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि 6 लाख से लेकर 6,20,000 25,000 के आसपास गाँव हैं, उनमें से अगर हम एस्टिमेट देखें हैं तो 2 लाख, यानी कि 6 लाख में से 2 लाख ऐसे गांव हैं जहां की जनसंख्या जो है वो 200 लोगों से भी कम है. यानी कि अ लार्ज चंक ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड टू मेगा सिटीज़ लाइक मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, उड़ीसा, पाड़ापोर्ट एक्सेट्रा. तो इनको रोकने के लिए किस तरह से सिटीज़ पर लोड कम किया जाए, सो वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू टेक अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द कोविड-19 सिचुएशन और एनालाइज करके कुछ फैसिलिटीज़ हम अर्बन एरिया की रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करके हम उसको रूरल डेवलपमेंट में बढ़ा सके, ना कि उसको अर्बन लोड करें. इंस्टेड ऑफ मेकिंग मोर सिटीज़, व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू एम्पावर आवर रूरल एरियाज़, वी नीड टू एम्पावर आवर विलेजेस. वो सारी फैसिलिटीज़ जो हम सिटीज़ में अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, व्हाट वी नीड टू क्रिएट देयर ऑन. एंड दैट इज़ वाई आफ्टर क्रिएटिंग सच फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरिया ऑटोमेटिकली देयर विल बी आ राइज इन द डिमांड और वहाँ की इकोनॉमी फिर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी. और इसमें कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज का सिस्टम का ज़्यादा रोल होने वाला है और उसी पर हमें फोकस करना है. और ये डेटा सजेस्ट करते हैं कि आप देखेंगे किस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शहरों की संख्या जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू डेवलप कंट्री. यानी कि दुनिया की टॉप 33 मेगा सिटीज़ में से 26 मेगा सिटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में है. मेगा सिटीज़ मतलब ओवर क्राउडेड लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़. वाई? और डेवलप कंट्रीज़ में मेगा सिटीज़ नहीं है, दे आर स्मॉल सिटीज़ इन डिफरेंट पॉकेट्स. सो दिस शोज़ कि how inequality is prevailing in the developing countries
And if we really want to tackle that inequality, what we need to do is we need to empower the rural areas. और इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही मेगा सिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि इनके गाँव में रूल ऑफ लॉ नहीं है, दैट इज़ नो सोशल ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, पुलिसिंग सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम बढ़िया नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एंड देन फ्यूल एनर्जी सप्लाई. अगर ये सारी चीज़ें इफ़ वी आर एबल टू ट्रांसपोर्ट इनटू द रूरल एरियाज़, वी कैन हैव अ सस्टेन्ड रूरल इकोनॉमी जो कि अर्बन इकोनॉमी को हेल्प करेगा, ना कि उस पर बोझ बनने के बजाय. और ये कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लेकिन CAG की बहुत सारी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो इनका बजट है, आप देखेंगे कि भारत सरकार अपना एक साल में 34 लाख करोड़ के आसपास जो है उसका एक एनुअल स्पेंडिंग होता है, और सारे राज्यों को मिला दे 28 राज्यों का तो उनका मिलाकर भी 40 लाख करोड़ के आसपास होता है. लेकिन 15वें फाइनेंस कमीशन ने ये पाया कि उसमें से जो 2.5 लाख करोड़ रुपया लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, उसमें से केवल और केवल 3.7 लाख करोड़, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट, ठीक है. सो बहुत से कम लोकल बॉडीज़ जो हैं, यानी कि आप समझिए कि बहुत सारे लोकल बॉडीज़ में रोल अमाउंट द मनी इज़ नॉट बीइंग स्पेंट. जितना पैसा खर्च होना चाहिए 28 लाख और 40 लाख करोड़ रुपए आसपास जो स्टेट अपने रेवेन्यू में खर्च कर रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो लोकल बॉडीज़ में, लोकल अर्बन बॉडी हो या ग्राम पंचायत हो, ज़िला पंचायत हो, वहाँ पर खर्च हो रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब लोकल लेवल पर पैसा की स्पेंडिंग नहीं हो रही है तो जो विलेज डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मेजर रीजन. और इसीलिए देयर आर सर्टेन रीजंस कि क्यों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इतनी इफेक्टिवली नहीं है सिटी प्लानिंग के लिए, और हमें उन रीजंस को जानकर फिर उन्हें ठीक करना है. तो द फर्स्ट इज़ पावर. लोकल गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन की उतनी पावर नहीं है जितनी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर्स उनके कंट्रोल कर रखे हैं. और इसीलिए या तो वाटर पर हो, इलेक्ट्रिसिटी पे हो, स्कूल हो, हेल्थ केयर हो, ऐसे विषयों पे ना तो उन्हें टैक्सेशन की पावर दी गई है, ना ही लेजिस्लेशन की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्फ इंडिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है. दैट लीड्स टू कि ओनली 13% ऑफ द 14% ऑफ द बजट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बजट के 44% हिस्से में से जो 13% है वही वो खुद से रेज करती हैं. दैट इज़ वेरी वेरी लेस. सो आउट ऑफ द होल ओनली 13% इज़ बीइंग रेज बाय देमसेल्फ एंड अदर कम्स इन फॉर्म ऑफ ग्रांट. तो क्योंकि उनके पास मनी, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर नहीं है, टैक्सेशन की पावर नहीं है, दे आर नॉट एम्पावर्ड टू टेक मनी, एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल इंडिपेंडेंसी they are not having that much of physical independency, and that is why their administration or even jurisprudence is based and is avoiding, and that leads to lower planning, lower decision making. जो कि बाहर की कंट्रीज़ में जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट local level developed into states and then states into country, so the planning is from bottom to up. बट 1950 के दशक से लेकर 1990-91 तक, जब तक हमने ग्राम पंचायत को फुल्ली फंक्शनल रूप से लागू नहीं किया, प्लानिंग कमीशन के अंडर हमने जो अप्रोच अपनाया था वो था टॉप टू बॉटम, यानी कि दिल्ली से कोई स्कीम बनेगी एंड वो किसी हर एक गांव में लागू होगी. क्योंकि ये स्कीम इतनी विजिबल नहीं थी, वायबल नहीं थी, बिकॉज अलग अलग गांव के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट डिमांड्स. वन स्कीम कैन नॉट फिट फॉर ऑल. इसे बाद में समझा गया और चीज़ों को फिर ग्राम पंचायत में सुधार किया गया. लेकिन अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो उसी तरह से है कि लोकल लेवल पर प्लानिंग तो होती है लेकिन उनके पास कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, उनको मनी खुद से जनरेट करने का, टैक्सेशन करने का पावर नहीं है. ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमें यूनियन गवर्नमेंट मिनिमम इंटरफेयर करे हमारे बिजनेस में, लेकिन एट द सेम टाइम राज्य सरकारें जो हैं वो विलेज लेवल पर ग्राम पंचायतों को, ज़िला पंचायतों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देना चाहती. तो कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में भी कंट्रोल कर रखा है, एंड दैट इज़ वाई जो एम्पावरमेंट नीचे से आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसमैनेज्ड है, एंड दैट इज़ नीड टू बी डन. और इसी वजह से अब अलग अलग भारत सरकार में 2 मंत्रालय भी हैं, एक है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और एक है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ये दोनों का काम डेवलपमेंट ही है क्योंकि ये रूरल एरियाज़ में करता है और ये अर्बन यानी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में. अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अलावा भी छूटे गए हैं, तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं. उसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी
प्लानिंग और डेवलपमेंट करती है, तो एक ही काम के लिए 3-4 डिपार्टमेंट होने की वजह से देयर हैज़ बीन कॉम्प्लेक्सिटी एंड कन्फ्यूजन एंड दैट इज़ लीडिंग टू फर्दर डिग्रेमेंट। और इन सारी चीज़ों की वजह से गाँव में जो यूथ्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लोकल पॉलिटिक्स ऑल्सो, लोकल इकोनॉमी ऑल्सो, लोकल डेवलपमेंट, एंड दैट इज़ वाई दे आर मूविंग अपार्ट। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वी नीड टू रेज आवर वॉइस एंड वी नीड टू चेंज दिस सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच टू बॉटम अप अप्रोच। कोविड-19 के इस अवसर को हमें आपदा को अवसर बनाना है बाई सीइंग द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। अलग अलग क्षेत्र के नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पर एम्पावरमेंट करना है ताकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा ना हो। एक लिमिटेड रेंज में अर्बनाइजेशन इज़ गुड, बट व्हाट वी नीड टू क्रिएट द फैसिलिटीज़ इन द रूरल लेवल सो दैट एक अर्बनाइजेशन विल बी एट द सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, दैट इज़ क्रिएटिंग स्मॉलर सिटीज़ इन लार्ज नंबर रादर देन क्रिएटिंग स्मॉल नंबर ऑफ बिग सिटीज़। तो कुछ बहुत बड़े बड़े शहर बनाने से अच्छा है कि छोटे छोटे हम बहुत ज़्यादा शहर बनाएं, जिससे हमारा बैलेंस जो है वो सस्टेनेबल इक्विटेबल रहे। अब इसके साथ कुछ और मेंस के लिए पॉइंट्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि अर्बनाइजेशन, गुड अर्बनाइजेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। तो जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, वुमेन राइट्स, क्योंकि गांव में आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो सबसे ज़्यादा रिसीविंग एंड पर कौन होता है? जो वल्नरेबल सेक्शन होता है। एंड द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का वो पिछड़ा अंग जिसमें महिलाएं, दलित्स, चिल्ड्रंस ये आती हैं। अब रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है तो वैसे भी इनको और कम मिलेगा। तो एक गुड अर्बनाइजेशन इज़ नॉट ओनली गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट but also good for the social development as well, because it provides particular amount of employment also, education, economic development, health etc. Similarly जो social divide और caste divide and जिस तरह से जो caste discrimination होता है urban areas में, it is less in comparison to the rural areas. Why? Because of its economic importance. So कहीं ना कहीं अगर हमें अपने social indexes को भी अच्छा करना है तो urbanization is good, but we should move from making big cities, rather we should make small cities in different regions and empower the rural areas and make proper connectivity, logistic connectivity between rural and urban areas so that transportation can be easy and development can be on the both side. यानी कि रूरल से अर्बन में डेवलपमेंट हो और अर्बन से रूरल में। अर्बन सेंटर will become the service provider and the rural sector should become the raw material provider, and that is why both should develop at equal cost, but no one should develop at one another's cost. This is the basic idea behind the development. Now moving on to the another article, very important, is Huntington's Coast. हंटिंगटन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे यूएस के, जिन्होंने कोल्ड वॉर और यूएसए की कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक अपनी टिप्पणी की थी और कहा था कि अब सिविलाइजेशनल वॉर ऑफ द सिविलाइजेशन की बात कही गई थी। बेसिकली द वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इज़ नथिंग बट सो कॉल्ड, ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में हर वक्त अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग समय में एक दूसरे से लड़ती थी और उन्हें वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में बांट दिया। ये पूरा एक वेस्टर्न रीजन बना दिया, मॉडर्न वेस्टर्न रीजन, ये लैटिन अमेरिकन रीजन, साउथ अमेरिकन रीजन, ये पूरा इस्लामिक क्षेत्र, ये रशिया, चाइना एंड देन इंडियन। तो ये सारे बेसिकली डिवाइडेड वर्ल्ड इनटू सेवरल सिविलाइजेशंस। और उन्होंने बताया कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है तो अब क्या होगा? अब सिविलाइजेशंस आपस में धर्म के आधार पर लड़ेंगी। दे विल फाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और अलग अलग सभ्यताएं जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अब इनमें एक सभ्यता का वार होगा, दैट इज़ वॉर ऑफ द सिविलाइजेशन का वर्ड यूज़ किया। रिसेंटली चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो हमारे CDS हैं श्री बिपिन रावत जी, उन्होंने एक पॉलिटिकल मीटिंग में, एक कॉन्फ्रेंस में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस टर्म का यूज़ किया। जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी, सैमुअल हंटिंग has written a book that the clash of civilizations and remaking of the world order, because after the 1990s जब रशिया यूनाइटेड सोवियत स्टेट रूस जब अपना विघटन होता है उसका, एंड इट लूजेस सो कॉल्ड इनडायरेक्टली और इनऑफिशियली इट लूजेस द कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में यूएस की विजय होती है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म में कैपिटलिज्म की जीत होती है। तो जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यूएस के, अलग अलग डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनका ये मानना रहता है कि अब लड़ाई जो है वो होगी नॉट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म बट बिटवीन डिफरेंट सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड देयर कल्चर।
बट वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ को वो मेंशन करना भूल गए कि बहुत से ऐसे भी देश है, बहुत से ऐसी भी जगहें हैं, बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई एक कल्चर या कोई एक रिलीजन प्रिवेलेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल इंडिया. सो इंडिया कैन नॉट बी अ वन रिलीजन सिविलाइजेशन, इट्स अ मिक्स सिविलाइजेशन. सो इस तरह की चीज़ों को वो अंडरकाउंट करना भूल गए और ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बनकर रह गई जिसका रिलेवेंस समय तक ख़त्म हो गया था. लेकिन इन मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में इनको भी यूज़ किया गया है जिससे भारत की काफ़ी इसमें आलोचना हुई. हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे चाइनीज़ काउंटर पार्ट से, वी आर टॉकिंग ऑन दुशांबे में हमारी मीटिंग चल रही थी एंड ही हैड टू से कि नहीं, इंडिया ऐसे कोई भी थियोरी में मानता नहीं है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बिकॉज द मोमेंट हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह देंगे यानी कि अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग धर्म के हिसाब से बेस्ड हैं और वो अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ेंगी. लेकिन भारत जैसा देश है उसमें बहुत से धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से कल्चर हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है. तो कभी भी हम इस कॉन्सेप्ट पे तो बिलीव कर ही नहीं सकते, बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू बी अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, अगर हम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं जहाँ पर अलग अलग विचारों को, अलग अलग मत को, अलग अलग सभ्यता को, अलग अलग संस्कृति को जगह मिलती है, लोग आराम से रह सकते हैं, तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में लागू ही नहीं हो सकता. और इसीलिए इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन की ऑथर जो है उसको काफ़ी आलोचना कर रहे हैं कि ये डॉक्ट्रिन जो है वो बहुत पुराना डॉक्ट्रिन है और एक इरिलेवेंट डॉक्ट्रिन है. इसको कोट कर कर बिपिन रावत जी ने, भले ही आप इसको प्राइवेटली कोट कर सकते थे, अपने मिलिट्री मीटिंग्स में कोट कर सकते थे एक स्ट्रैटेजी के रॉ पे. ऑफकोर्स ही इज़ CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस के चीफ हैं, जो मिलिट्री का एक रोल अलग होता है, लेकिन पब्लिकली इसे डिस्कस करना तो ये इंडिया के लिए जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज वी हैड टू डिफेंड. वर्ल्ड में हम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं और हमने जो ये पॉलिसी रही, हमारे फॉर्मूला रहा है कि वी आर नॉट एन अटैकर. हमने कभी किसी पर एग्रेशन नहीं किया है, हमने किसी की ज़मीन नहीं कब्जा की है. एंड दैट इज़ वाई इस तरह की पॉलिसी और डॉक्ट्रिन पे वी कैन नॉट बिलीव. एंड दैट इज़ वाई कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इतने थे दैट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज़ टू कैटेगोरिकली डिनाई कि नो, वी डू नॉट बिलीव. भारत सरकार ऐसे किसी भी डॉक्ट्रिन पर बिलीव नहीं करती है. और बेसिकली बिपिन रावत जी का ये कहना इस बेसिस पर था कि चाइना एंड पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान ये हाथ मिला रहे हैं. दिस कन्फ्यूजन मतलब चाइना के एक बहुत बड़े थिंकर थे कन्फ्यूशियस. पूरी चाइनीज़ डॉक्ट्रिन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, चाइनीज़ वॉर डॉक्ट्रिन, थिंकिंग स्टेट इन्हीं के विचारों पर चलती है. तो इन्होंने ये कहा कि चाइना का कन्फ्यूजिज्म और इस्लामिज़म आपस में हाथ मिला रहे हैं टू फाइट द वेस्टर्न वर्ल्ड, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड डेफिनेटली द इंडियन सिविलाइजेशन. और कहीं ना कहीं ये एक तरह का एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसे पब्लिक फोरम में एटलीस्ट वी डू नॉट एक्सपेक्ट एंड वी हैड टू रिफ्रेन. एंड दैट इज़ वाई इसकी काट कैसे बता रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो थियरी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उनके हिसाब से ये था कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, कम्युनिज़म ख़त्म होने के बाद, द वॉर बिटवीन कम्युनिज़म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दो तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जहाँ पर एक स्टेट जहाँ हेड होता है और जहाँ पर प्राइवेट पार्टीज़ को फ्रीडम दी जाती है, उसके एंड के बाद, बिकॉज आफ्टर द फॉल ऑफ रशिया इन 1990s, कैपिटलिज्म विन्स एंड अमेरिका बिकम्स अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. नाउ ही सेज मिस्टर हॉस्टिंगटन दैट नाउ देयर विल बी फाइट बिटवीन सिविलाइजेशंस. और धर्म जो है क्या करेगा, जो किसी एक सभ्यता को यूनाइट करेगा और फिर वो सभ्यता किसी दूसरे धर्म और संस्कृति वाली सभ्यता के साथ अपने धर्म के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए लड़ाई करेगी. सो रिलीजियस इज़ गोइंग टू बी अ यूनाइटिंग फैक्टर. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सेम रिलीजन वाली कंट्री, सेम सिविलाइजेशन, सेम रूट्स वाली कंट्री भी आपस में लड़ रही हैं. और इसका एग्जांपल हम साउथ वेस्ट एशिया से देख सकते हैं कि टर्की के रिलेशन सऊदी अरेबिया से अच्छे नहीं है, सऊदी अरेबिया के रिलेशन यमन से अच्छे नहीं है, इज़राइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईरान और इराक के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है. ठीक है. देन UAE हैज़ गुड रिलेशन विथ इज़राइल, दोहा हैज़ गुड रिलेशन विथ इज़राइल, एंड सिमिलरली दे डोंट हैव सऊदी अरेबिया के कतर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं. सो दैट मीन्स कि इवन आफ्टर द होल ऑफ द वेस्ट एशिया इज़ ओनली अ मुस्लिम एंड इस्लाम डोमिनेटेड वर्ल्ड, बट स्टिल they are having some their internal issues. So nowadays politics and the internal relations are being derived by the so-called interest, and that is what national interest. तो राष्ट्रीय हित में लोग देख रहे हैं, ना कि धर्म कोई बेसिक मुद्दा है. yes it is a kind of
civilization, it is a kind of a identity, but it is kept lower in the priority. The more important thing in the priority is the national interest, and that too very specific economic interest. आर्थिक और स्ट्रेटजिक हित आज इंटरनेशनल रिलेशन हो या ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, उसमें डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं. इस तरह की थेरीज के आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वेयर होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड विद वन अनदर इज़ इनरेलेवेंट. और हमारे मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को, हमारे मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए. बिकॉज नाउ, क्योंकि अगर इस थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो ये पूरा वेस्ट एशिया एक इस्लामिक सिविलाइजेशन था, तो इनको एक साथ में होना चाहिए. बट इनके खुद के अंदर भी इंटरनल रिफ्ट है. सो एज there are rift in European Christian world also, even in South America also there are rift between Mexico and USA also. So this theory is very much irrelevant in nowadays. ठीक है, जिस तरह से हमने बताया कि कैसे मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रॉब्लम चल रही हैं. इवन दे आर हैविंग सम मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज आर हैविंग गुड रिलेशन विद Israel, some are having very bad relation with Israel. So the relation and the fight between two countries or the initials or the tensions are solely decided by the national interest, and that too economic and strategic interest. Now coming to China and Pakistan collaboration. Yes, in the recent times it has been seen that there has been a collaboration between China and Pakistan. लेकिन ये इसलिए नहीं है कि वो कन्फ्यूशनिज्म या इस्लामिज्म मिलकर वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हैं या इंडिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं. दे आर हैविंग ओन इंटरेस्ट, बिकॉज पाकिस्तान इज हैविंग प्रॉब्लम विद इंडिया एंड सो एज चाइना इज हैविंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया. बढ़ता हुआ इंडिया, ग्रोइंग इंडिया ना चाइना को पसंद होगा ना पाकिस्तान को. इसीलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं, ना कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की पॉलिसी पे. तो कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट को भी ध्यान रखना चाहिए. इन द मॉडर्न वर्ल्ड रैशनलिज्म, तार्किकता पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि कोई फॉल्टी थ्योरी के. एंड दैट इज़ द ऑथर इज बिंग सेइंग. सिमिलरली कि चाइना केवल इंडिया में बढ़ रहा हो या इंडियन रीजन में या अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा हो, ऐसा नहीं है. इट इज़ हैविंग इन्फ्लुएंस, showing its aggression in the South China Sea also, even in the Red Sea also, Djibouti also, even in some cities of Sri Lanka, Africa. तो चाइना तो हर तरफ बढ़ रहा है. चाइना इज एक्सपांडिंग इट एवरीवेयर. चाइना इज शोइंग एक्सपेंशन इन एवरी रीजन. सो केवल ये दिखाना कि चाइना और पाकिस्तान यानी कि इस्लाम एंड कन्फ्यूजिज्म मिलकर वेस्टर्न क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के साथ लड़ रहे हैं, इस तरह की जो नेगेटिव आइडियोलॉजी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एंड इज़ वेरी इरेलेवेंट. और ये भारत के पोजीशन को, जो कि हमारा ग्लोबल सॉफ्ट पावर पोजीशन है, दैट वी बिलीव इन प्लूरिस्टिक सोसाइटी एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ द कल्चर. वी बिलीव इन होमोजेनस कल्चर, ओके, कंबाइंड प्लूरलिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इन तरह की चीज़ों में इस तरह के बैकवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ का आज के समय कोई रेलेवेंस नहीं है. येस, वी नीड टू बी चेकिंग आउट. हमको अलर्ट मोड पे रहना चाहिए चाइना और पाकिस्तान कोलैबोरेशन पे. लेकिन इस तरह की पॉलिसीज़ पे अगर हम ध्यान देंगे तो इट मे बी ड्यू टू द इंटरनल रिफ्ट. कहीं ना कहीं भारत में इंटरनल चीज़ों को वो ख़राब कर देगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ कल्चर, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मिक्स कल्चर एंड मिक्स रिलीजन. सो वी कैन नॉट बी, देयर कैन नॉट बी अ फाइट बिटवीन इस्लामिज्म एंड हिंदुइज्म और उसमें इंडिया सपोर्ट करे, बिकॉज इंडिया हैज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन, इंडिया इज़ सेकुलर कंट्री. सो कोई खास सिविलाइजेशनल वॉर इंडिया के साथ हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. इस तरह की चीज़ें जो है वो नेगेटिव वर्ल्ड में है, एंड वी नीड टू फोकस मोर ऑन द नेशनल इंटरेस्ट एंड द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चीज़ें एंड नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती. एंड दिस इज़ द बेसिक रीज़न एंड हाउ वी शुड बी मोर रेशनल एंड प्रोग्रेसिव, डिसाइडिंग ऑन द national interest, not on the so-called redundant theories. Moving on to the another article is very important regarding the so-called spike. Recently, we achieved a spike and a record in the record vaccination on the birthday of Shri Pradhan Mantri Narendra Modi ji. But what the author is saying or what the message is being described in this article is very important कि हमें इन fair articles, इन fair records पर से खुश नहीं हो जाना चाहिए. डेफिनेटली हमने एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन दी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया हो, 2/3 कनाडा हो, न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन के 5 गुना ज़्यादा है. डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, बट हमारे पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन भी उन कंट्रीज से ज़्यादा है, हमारे यहाँ केस लोड भी उन कंट्रीज से ज़्यादा थे. सो अगर हमने एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतने पर खुश रहने की ज़रूरत नहीं है. वी नीड टू फोकस मोर एंड मोर, एंड सेकेंडली वी नीड टू फोकस वैक्सीनेशन ऑन द सेक्टर वाइज एंड द रीजन वाइज.
उन रीजन्स पे, उन सेक्टर्स पे पहले फोकस करें जो इकोनॉमी के लिए हो या फिर सोसाइटी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि अभी स्कूल्स भी खुल रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो रही हैं। सो वी नीड टू फोकस अ कंप्लीट वैक्सीनेशन ऑन द मेजर अर्बन एरियाज़, जो कि एक बड़ा सेंटर है ड्राइव करने के इकोनॉमी को। सो सेंटर को प्रायोरिटी होनी चाहिए ऐसे स्टेट्स और ऐसे डिस्ट्रिक्ट को जो रिस्क उनका ज़्यादा है, खास करके केरला जैसे रिस्क में जहाँ पर केसेस फिर से सर उठा रहे हैं। सो अभी भी हमारे केसेस 30,000 पर डे केस लोड आ रहा है। सो ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। डेफिनेटली हमने बहुत कुछ कम किया है, बट वी नीड टू फोकस मोर। और इतने पर केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए वैक्सीनेशन करना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2-3 दिन तक, क्योंकि मुझे कल रिकॉर्ड बनाना है इसलिए 2-3 दिन तक वैक्सीनेशन बहुत कम करेंगे। व्हाट आवर फोकस शुड बी टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स in the coming 3-4 months, so that we can again revive our economy in the coming period. And infection risk जहाँ पर हो वहाँ पर वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, नॉट जस्ट टू मेक रिकॉर्ड्स कि जिन स्टेट्स में ऑलरेडी द वैक्सीनेशन इज़ गुड वहाँ पर और बढ़ाया जाए। उन रीजन्स पे जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो इकोनॉमिकली वाइबल है, दोज आर मोर एट रिस्क, शुड बी टेक केयर फर्स्ट. So this is what the article is all about. Now, based on that editorials, you have to answer one question regarding the mains, that sustainable urbanization is the pathway for India's success in the coming future. You have to write it in 150 words. So we'll see you in the next video. Till then, take care.